इस कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक से। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए नए कॉलेजेस बन रहे थे, नए नए उद्योग धंधे लग रहे थे, खूब ठेके बांटे जा रहे थे और उसी समय नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। और वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। कुछ भी मतलब कुछ भी, फिर चाहे वो किसी की हत्या हो, अपहरण हो या फिर किडनैपिंग। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकियाँ। साल था 1979 और इस मोहल्ले का एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पे तांगा लगाते थे, लेकिन अमीर बनने का चस्का तो उसे भी लग ही चुका था और 17 साल की उम्र में ही उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा और इसके बाद से ही उसका धंधा निकल पड़ा। खूब रंगदारियाँ वसूली जाने लगी उसके नाम पे और उसका नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला गलती से उधर चला भी गया तो पीट कर वापस आता था। लोग कहते हैं कि उस समय तक चकियाँ के 20-22 साल के इस लड़के अतीक को ठीक ठाक गुंडा माने जाने लगा। पुलिस और नेता दोनों उसे साथ दे रहे थे क्योंकि वे चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाहते थे और इसी कवायद का नतीजा था अतीक का उभार, जो आगे चलकर चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था पुलिस के लिए। साल 1986 की बात है, जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी की। अब तक चकिया के लड़कों का गैंग चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था उस पुलिस के लिए जिस पुलिस ने उसे साथ दी थी। अब पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली में खोजना शुरू कर दी थी। एक दिन अचानक से पुलिस अतीक को उठा ले गई बिना किसी लिखा पढ़ी के और उसे थाने नहीं ले गई और किसी को भी कोई सूचना भी नहीं दिया। लोगों को लगा कि अब काम खत्म हो चुका है। परिचितों ने खोजबीन शुरू की और इलाहाबाद के रहने वाले ही एक कांग्रेस सांसद को सूचना दी गई कि अतीक गायब हो चुका है। बताया जाता है कि वह सांसद राजीव गांधी का करीबी था। दिल्ली से फ़ोन आया लखनऊ, लखनऊ से फ़ोन आया इलाहाबाद और फिर अतीक को पुलिस ने छोड़ दिया। अब तक अतीक पुलिस के लिए नासूर बन चुका था और पुलिस उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। अतीक को भी इस बात की भनक लग गई और एक दिन वह भेष बदलकर अपने एक साथी के साथ कचहरी पहुंचा बुलेट से और एक पुराने मामले में जमानत तोड़वाकर वहां पे सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर टूट पड़ी। उसके खिलाफ NSA लगा दिया गया और बाहर लोगों में मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया है और लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। और 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही उसने इस सहानुभूति का फ़ायदा उठाया और साथ मिला उसी कांग्रेसी सांसद का जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया था। अब उसे बचाने के लिए सियासत ही उसके काम आ सकती थी और ऐसा ही हुआ। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए और इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा। उस चुनाव में अतीक के सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुकी थी और अपराध जगत में अतीक की तरक्की चांद बाबा को अखर रही थी। यही कारण था कि चांद बाबा ने सीधी चुनौती दी और चुनाव हार गए। अब अतीक अहमद विधायक बन चुका था और कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो जाती है 20 चौराहे पर भरे बाजार में। धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए और बाकी भाग गए। अब बाबा का दौर खत्म हो चुका था और भाई का दौर स्टार्ट हो चुका था। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैल गया कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से भी डरते थे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में लगातार चुनाव जीते। इसी बीच अतीक की सपा से नज़दीकियां बढ़ी और 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। फिर 1999 में अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। फिर से वर्ष 2002 में उसने अपना दल से ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा और 5वीं बार विधायक चुना गया। अब शुरू हुआ उसके विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक। इलाहाबाद के ही रहने वाले जिस सांसद ने अतीक पर हाथ रखा था वो बहुत ही बड़े कारोबारी थे और इलाहाबाद के पुराने लोग बताते हैं कि उस शहर में सिर्फ उसी सांसद के पास निसान और मर्सिडीज जैसी विदेशी गाड़ियां होती थी। लेकिन अब तक अतीक को भी इसका चस्का लग गया था और कुछ ही दिनों में उसने भी विदेशी गाड़ियां खरीद ली।
अब अतीक का नाम उस सांसद के नाम से भी बड़ा होने लगा था और सांसद जी को ये बात नागवार गुजरी और ऐसे गुजरी कि उस सांसद ने विदेशी गाड़ियां रखना ही छोड़ दिया। गाड़ियों के बाद अब नंबर था हथियारों का। चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को सिर्फ 2 ही चीज़ों का शौक था, एक हथियार और दूसरी विदेशी गाड़ियाँ। कहते हैं कि अतीक का जब काफिला निकलता था तो उसके काफिले में दर्जनों विदेशी लग्जरी गाड़ियाँ होती थी। एक बार अतीक ने कानपुर से चुनाव लड़ा था, तो जब उसका काफिला निकला था तो उसके काफिले में 1500 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ गई थी, जिससे पूरा शहर जाम हो चुका था। चांद बाबा सिर्फ एक लोकल गुंडा था, लेकिन अतीक चकिया या फिर इलाहाबाद तक सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि वो विरोधियों को एकदम से खत्म कर देता था, फिर चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल हो। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से वो चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। अब अतीक के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हो गई और अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गया और 4000 वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। वही राजू पाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। अब अतीक के पतन की शुरुआत हो गई थी और ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने और अगले ही महीने नवंबर में राजू के ऑफिस के पास बमबारी और फायरिंग हुई, लेकिन सौभाग्यवश राजू पाल बच निकले। फिर दिसंबर में भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन वहां भी राजू सही सलामत बच गए। फिर उन्होंने सांसद अतीक से अपने जान को खतरा बताया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया और राजू पाल को कई गोलियां मारी गई। फायरिंग करने वाले फरार हो गए और पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजू पाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फिर फायरिंग करने वालों को लगा कि राजू पाल अभी भी जिंदा है और एक बार फिर से टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां भी मारी गई। अंत में जब राजू पाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आरोप लगा अतीक पर और राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजू पाल पर था और 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत बवाल हुआ और राजू पाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बने रहे। 2005 में उपचुनाव हुआ और बसपा ने पूजा पाल को फिर से उतारा और सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो चुकी थी। लोग बताते हैं कि पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि ये अतीक का खौफ था और अशरफ इस बार चुनाव जीत गया। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी भी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि ये कहा जाता है कि सफ़ेदपोश होने के बाद उसने अपराधों की संख्या में और भी इजाफा कर दी। सियासत की आड़ में अतीक अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह है कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज किए गए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों को छोड़ता ही नहीं है। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या, ये सारे हत्याएं बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अतीक के खिलाफ 83 से भी अधिक मुकदमे दर्ज है। अशरफ और अतीक दोनों को मिला दे तो दोनों पर 150 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। साल 2007 इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पछाड़ दिया और अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया और इसी समय मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया और अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार हुआ। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS इंटर स्टेट 227। उस वक्त गैंग में 120 से भी ज़्यादा मेंबर थे। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से भी ज़्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे और अब अतीक के ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई
और खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई और वहां पे जेल में डाल दिया। वर्ष 2012 में अतीक अहमद जेल में था और वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज की सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल मिल गया। अब अतीक के पास गढ़ बचाने का अंतिम मौका था। अतीक खुद पूजापाल के सामने उतरे लेकिन जीत नहीं पाए। राज्य में सपा की सरकार बनी और अतीक ने फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश की। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा। आरोप है कि खुद खड़े होकर कई घरों पर बुलडोजर चलवाए और उन घरों को गिरवा दिया। जमीनों पर कब्जे के ऐसे बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अतीक पर मुलायम हो गए और समाजवादी पार्टी ने अतीक को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया, जिसकी वजह से पार्टी में विरोध हो गया। लेकिन अतीक के टिकट को बरकरार रखा, लेकिन इनका सीट जो है वो सुल्तानपुर से बदलकर श्रावस्ती कर दिया। इसके बाद चुनाव प्रचार में अतीक ने एक बार सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज है और मैंने अपना आधा जीवन जेल में बिताया है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया। चुनाव लड़े और वहां से भी हार गए। फिर अखिलेश यादव से भी रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद सपा में अंदर बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया। 25 सितंबर 2015 बकरीद का अगला दिन, जब मरियाडीह में एक डबल मर्डर हुआ। मरियाडीह के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा और ड्राइवर सुरजीत का। गाड़ी रोककर उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई और आरोप लगा कम्मू और जाबिर नाम के 2 भाइयों पर। कम्मू जाबिर और आबिद प्रधान में बहुत ही पुरानी रंजिश थी। ये दोनों पहले भी अतीक के साथ रहते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। मुलायम सिंह यादव परिवार की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई। इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सीआर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गए थे और उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया और इस वारदात का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। अभी मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। खुद हमर पर सवार था और वो हमर जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। जिधर से काफिला गुजरता था उधर जाम लग जाता था। मीडिया में भी खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। और उसके बाद हाईकोर्ट ने अतीक के मामले में सख्ती की और पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और हाईकोर्ट ने सारे मामले में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। 2017 में जब योगी सरकार में आई तो मरियाडीह डबल मर्डर केस की फिर से जांच शुरू हो गई। पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौंक गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि अलकमा की हत्या अतीक, अशरफ और आबिद प्रधान ने करवाई है। दरअसल अतीक को लग रहा था कि अगर जाबिर चुनाव जीत गया तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए अलकमा को मारने की साजिश रची गई और अलकमा ने गैर बिरादरी में शादी भी कर ली थी। इस कारण से आबिद प्रधान और उसका परिवार भी खपा था। अतीक, अशरफ और आबिद ने एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश रची थी। बकरीद के अगले दिन मरियाडीह में अलकमा की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अलकमा और ड्राइवर सुरजीत की मौत हो गई थी। केस चलता रहा। इसी बीच फूलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव घोषित किए गए और जेल में बैठे बैठे अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन वो चुनाव हार गया। अब आगे क्या होने वाला है? अतीक पर अब तक लगभग 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मायावती के शासनकाल में एक ही दिन में अतीक पर 100 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि अधिकतर मामलों में सबूत के अभाव और गवाहों के मुकरने की वजह बताई गई, जिसकी वजह से अतीक बरी हो चुका था। फिलहाल वर्तमान में अतीक के खिलाफ 35 मुकदमे एक्टिव है। इनमें से कई मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग भी है, जबकि 11 मामलों में अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। अब तक उसे किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। अतीक अहमद के खिलाफ जितने भी केस दर्ज हैं, उनकी सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है। अतीक की जिंदगी भी कभी इस जेल तो कभी उस जेल में कटते रहने की संभावना है। कभी मेहरबानी हुई तो बाहर भी आ सकता है।
लेकिन फिलहाल विकास दुबे कांड के बाद योगी सरकार भी अतीक के आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मन बना चुकी है और लगातार कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों ये थी कहानी बाहुबली अतीक अहमद की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।